कूलॉम के नियम के सदिश रूप को समझने के लिए हमें फिर से उसी सिस्टम की आवश्यकता होगी। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक निकाय है जिसमें दो धनात्मक आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। अब यहाँ पे Q1 जो है वो Q2 के ऊपर प्रतिकर्षण बल F लगाएगा और Q2 भी जो है वो Q1 के ऊपर प्रतिकर्षण बल F लगाएगा। सदिश रूप में है तो हमने यहाँ पे दोनों बल F के ऊपर एरो का चिन्ह दे दिया। आप जानते हैं सदिश रूप में निरूपित करने का यह तरीका है कि जिस भी क्वांटिटी को हमें सदिश रूप के रूप में दर्शाना रहता है उसके ऊपर हम एरो का चिन्ह लगा देते हैं, एक तीर का चिन्ह बना देते हैं। तो हमारे पास Q1 और Q2 के ऊपर जो बल लग रहा था उसके लिए हमने वेक्टर F का इस्तेमाल कर लिया या फिर सदिश F का इस्तेमाल कर लिया। पर क्या दोनों जगह वेक्टर F लिखना सही होगा? यह सही नहीं होगा। अब आपके मन में प्रश्न आया कि अभी तो आप कह रहे थे कि Q1 जो है वह Q2 के ऊपर अगर F बल लगाता है तो Q2 भी Q1 के ऊपर F बल लगाएगा, तो फिर यहाँ पे क्यों इसे गलत कहा गया? यहाँ पर प्रतिकर्षण का बल लग रहा है वो सही है, पर आप बात कर रहे हैं सदिश रूप में, और सदिश रूप में हमें दिशा का भी ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। सदिश रूप में यहाँ पर Q1 जो है वो Q2 के ऊपर जिस दिशा में बल लगा रहा है Q2 Q1 के ऊपर उस दिशा में बल नहीं लगा रहा है, वह ठीक उसके विपरीत दिशा में है। भले उसका आंकिक मान अथवा परिमाण समान हो जाए परंतु उसकी दिशा समान नहीं है, इसलिए हम दोनों को वेक्टर F के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं। अगर Q2 ने Q1 के ऊपर जो बल लगाया उसे हमने वेक्टर F के फॉर्म में लिखा है तो Q1 जो है वो Q2 के ऊपर बल लगाएगा, उसे हम वेक्टर F नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम कोई और नोटेशन यूज कर लेते हैं। मान लीजिए हमने F डैश लगा दिया। अब यह जो है यह सही होगा, मगर अभी भी आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठेगा कि क्यों F डैश ही लगाया गया? इसके अलावा भी तो हम कुछ भी लगा सकते थे। हो सकता था कि हम F1 F2 कर लें या फिर F डैश F डबल डैश, इस तरीके चिन्हों का या फिर अन्य प्रतीक का भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो हमारे पास यह जो समस्या आया उसके लिए हम काम क्या करते हैं, जो जनरल नोटेशन यूज होता है जिसकी सहायता से हम यह भी समझ सके कि कौन आवेश किसके ऊपर बल लगा रहा है, यानी जो प्रमुख रूप से हमें इस्तेमाल करना है उस नोटेशन को हम जानते हैं। उसके लिए फिर से हमारे पास Q1 और Q2 दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, इनके मध्य प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। तो जब हम बात कर रहे हैं सदिश रूप में, तो सदिश रूप में बल को दर्शाने के लिए हम वेक्टर F21 अथवा वेक्टर F12 का इस्तेमाल करेंगे। अब आपके सामने जरूर मन में प्रश्न आया होगा कि आखिर ये वेक्टर F12 और वेक्टर F21 आखिर है क्या? तो यहाँ पे जो बल का कंडीशन लिया गया है कि दो आवेश जो हैं Q1 और Q2 ये दो स्थिर बिंदु आवेश समान चिन्ह के हैं, यानी कि दोनों धनात्मक है, हो सकता है दोनों ऋणात्मक भी हो सकते हैं। जैसे ही ऋणात्मक होगा तो भी समान चिन्ह ही रहेगा। इस कंडीशन पे काम किया गया Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0। दोनों का अगर हम गुणा करें उसका मान 0 से बड़ा आए, अगर माइनस Q1 और माइनस Q2 होता तो भी आप जान रहे हैं माइनस पूरा माइनस में करते तो प्लस हो जाता। उस स्थिति में भी यही कंडीशन हमें मिलता Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, यानी कि अब हम जो बात करने वाले हैं वह प्लस Q1 प्लस Q2 हो अथवा माइनस Q1 माइनस Q2 हो, दोनों के लिए ही मान्य होगा। यानी दोनों परिस्थितियों में, या फिर हम ऐसे कह दें कि जब दोनों समान प्रकृति के आवेश हो, दोनों के लिए अब हमारा कूलॉम का नियम जो है वो आपके स्क्रीन के सामने आने वाला है। यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया F21 और F12, पहले हम उसे जान लेते हैं वो आखिर है क्या। F21 को हम कहते हैं आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल, जबकि F12 को कहते हैं आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल। अब इसे याद कैसे रखेंगे, तो ध्यान से देखिए F21 पहले हमने 2 लिखा है फिर 1 लिखा है, और आवेश में भी पहले Q2 आया है फिर Q1 आया है। F12 पहले इसमें 1 लिखा गया, आवेश में भी पहले 1 आया और फिर 2 आया, तो आवेश में भी फिर Q2 आया है। F21 का अगर हम बात करें तो आवेश Q2 पर, यानी कि जिसके ऊपर बल लग रहा है, जिस आवेश के ऊपर बल आरोपित हो रहा है, पहले हमें उसे लिखना है। जो आवेश बल लगाने का काम कर रहा है उसे बाद में लिखना है। इसलिए नोटेशन में अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। F21 2 पहले आया अर्थात आवेश Q2 पर बल लगेगा, 1 बाद में आया, Q1 जो है वह बल को आरोपित करने का कार्य करेगा। उसी प्रकार से F12 Q1 पहले आ रहा है,
आवेश Q1 के ऊपर बल लगेगा। लगाएगा कौन? 2 बाद में आया, अर्थात Q2 जो है वह बल आरोपित करेगा। इसी तरीके से आपके मिल गया कि F21 में आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल और F12 में आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल। सदिश रूप को समझने के लिए हमारा काम सिर्फ R से नहीं चलेगा, हमें इस R को विस्थापन सदिश के रूप में इस्तेमाल करना होगा। विस्थापन सदिश के रूप में हम लिखेंगे एकांक सदिश R12 अथवा एकांक सदिश R21। एकांक सदिश क्या होता है या फिर विस्थापन सदिश क्या होता है? उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पहले से ज्ञात होगी। अगर नहीं भी ज्ञात है तो इसके बारे में आप जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको यह अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया सदिश R21 को हम पढ़ते हैं Q2 के सापेक्ष विस्थापन सदिश Q1, और जबकि R12 को हम पढ़ते हैं Q1 के सापेक्ष विस्थापन सदिश Q2। यहाँ पर भी याद करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। पहले 2 लिखा गया तो Q2 के सापेक्ष, बाद में 1 लिखा गया तो सदिश Q1। R12 में पहले 1 लिखा गया तो Q1 के सापेक्ष और बाद में 2 लिखा गया तो विस्थापन सदिश Q2। अब चलिए हम विस्थापन सदिश की सहायता से निकालते हैं कूलाम के नियम के सदिश रूप के प्रमुख सूत्र को। कूलाम के नियम के सदिश रूप को निकालने के लिए हमें जो पहले से जानकारी प्राप्त है कि कूलाम के नियम का अदिश रूप क्या है और उसमें आवेशों के मध्य जो बल कार्य करता है उसका मान होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमें मिलता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सदिश रूप को समझने के लिए एक बार में हम किसी एक ही बल को लेके कार्य कर सकते हैं। कहने का मतलब है या तो हम F12 को करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाएं या फिर F21 को इस्तेमाल करते हुए इसे आगे बढ़ाएं। एक बार में किसी एक का ही हम मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने F21 को ले लिया। आप जानते हैं कोई भी अगर सदिश होता है उस सदिश में 2 ही चीजें होंगी, एक तो उसका परिमाण होगा और दूसरी उसकी दिशा होगी। यहाँ पे बात कर रहे हैं परिमाण का, और कूलाम के नियम के अदिश रूप से आपको उसी बल का ही परिमाण ज्ञात रहता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो हमें सदिश रूप में सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है F21 की दिशा की, यह जो बल कार्य कर रहा है उसकी दिशा क्या होगी, और इसी दिशा को निकालने के लिए हमने इस्तेमाल किया है विस्थापन सदिश का। हमें पहले से जानकारी प्राप्त है कि अगर कोई भी वेक्टर होता है तो उसे हम उसके परिमाण के रूप में, परिमाण को दर्शाने के लिए हम मॉड का भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर उस लेटर को हम थोड़ा बोल्ड लेटर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पे मॉड का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया कि हमारे पास जो विस्थापन सदिश R21, इसके लिए इसका परिमाण हो गया जिसे मॉड में लिखा गया वेक्टर R21, और इसका एकांक सदिश हो गया यूनिट वेक्टर R21। यहाँ से हम काम क्या करेंगे, हमें लगने वाले बल की दिशा का मान ज्ञात करना है। तो बल की दिशा के लिए हम R21 का इस्तेमाल करेंगे जो कि एकांक सदिश है। क्यों R21 का इस्तेमाल किया गया? क्योंकि आपको बताया गया था या फिर आपने देखा था कि F21 और R21 दोनों एक ही दिशा में हैं, और जब एक ही दिशा में है इस कारण हम इस्तेमाल करेंगे एकांक सदिश R21 का। एकांक सदिश R21 का मान मिलेगा कैसे? तो जो हमें जानकारी प्राप्त है उसी की सहायता से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एकांक सदिश R21 का मान हमने निकाल लिया। वेक्टर R21 अपॉन उसका परिमाण R21 का परिमाण, उसे जब हम इसमें रखेंगे तो हमें फाइनली सॉल्व करने पे मिलेगा F21 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वेक्टर R21 अपॉन वेक्टर R21 का परिमाण। अब यहाँ पे जो नीचे लिखा गया वह है वेक्टर R21 का परिमाण। परिमाण का बात किया गया अर्थात दोनों आवेशों के मध्य के बीच की जो दूरी है, सिर्फ परिमाण लिखा गया, इसमें हमें दिशा से कोई भी मतलब नहीं है। तो जब हम बात कर रहे हैं परिमाण का, वो परिमाण चाहे R21 के फॉर्म में हो चाहे R12 के फॉर्म में हो, दोनों बराबर होगा, क्योंकि आवेशों के मध्य की दूरी का मान तो बदलने वाला नहीं है। इसलिए लिखा गया R = वेक्टर R21 का परिमाण = वेक्टर R12 का परिमाण। जब ये तीनों परिमाण के रूप में बराबर हैं तो R को ही हम चेंज कर दे रहे हैं R21 के रूप में। R21 के रूप में जैसे ही लिखेंगे हमें मिल जाएगा वेक्टर R21 के परिमाण का स्क्वायर, और हमारे पास पहले से एक R21 का परिमाण मौजूद है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फाइनल फार्मूला मिल जाएगा वेक्टर F21 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R21 के परिमाण का
क्यूब इंटू वेक्टर r21। आपके पास लगने वाले बल का परिमाण और उसकी दिशा दोनों का सूत्र एक साथ प्राप्त हो चुका है, या फिर हम यूँ कहें कूलाम के नियम के सदिश रूप का मुख्य सूत्र जो है वो आपको प्राप्त हो चुका है। हम F21 की जगह F12 को भी लेके कार्य करते तो इसी रूप में प्राप्त होता, बस जो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में 21 है उसके जगह 12 आ जाता। तो उसके लिए आपको फिर से निकालना नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे इसी प्रकार F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 के परिमाण का क्यूब इंटू वेक्टर R12। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, मगर उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। बाकी जो आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं वह आपको वेक्टर के नियम का कुछ सिंपल सा एग्जाम्पल दिखाया गया है कि अगर हमारे पास वेक्टर R12 है तो उसको हम माइनस R21 लिख सकते हैं, या फिर इसी का विपरीत अगर हमारे पास वेक्टर R21 है उसको हम माइनस वेक्टर R12 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से यह कार्य हम F के साथ कर सकते हैं। हमारे पास वेक्टर F12 है तो उसको हम माइनस वेक्टर F21 लिख सकते हैं, अथवा अगर हमारे पास वेक्टर F21 है उसको हम माइनस वेक्टर F12 लिख सकते हैं। तो ये तो था हमारे कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि हमने तो कहा था कि कूलाम के नियम के सदिश रूप की सहायता से हम दिशा ज्ञात करेंगे, वह दिशा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के रूप में होगा। यहाँ पे तो हमें सिर्फ और सिर्फ सूत्र मिला है। यह सूत्र किस प्रकार से आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होने की दिशा को व्यक्त कर रहा है, चलिए इसे समझ लेते हैं। यह जो फार्मूला आपके सामने आया, यह फार्मूला इस कंडीशन पे आया था कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, और उसमें आपको भी बताया गया कि चाहे हम दोनों आवेश को धनात्मक रखें या फिर दोनों आवेश को ऋणात्मक रखें, दोनों ही परिस्थितियों में हमें दोनों का जो गुणनफल है वह 0 से बड़ा मिलेगा। अब हम काम क्या करते हैं, किसी एक आवेश को ऋणात्मक कर देते हैं। Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, यानी 0 से जैसे ही कम होगा वह किसी एक आवेश के मान को ऋणात्मक करने से ही होगा। हम काम क्या कर रहे हैं, Q2 आवेश का जो मान है उसे हम ऋणात्मक कर दे रहे हैं। अपने हम बेसिक जानकारी के अनुसार यह तो जान रहे हैं कि जैसे असमान प्रकृति के आवेश होंगे इनके मध्य आकर्षण का बल कार्य करना शुरू हो जाएगा। अब इसे ही हम इस फॉर्मूले की सहायता से देखेंगे कि किस प्रकार से कूलाम के नियम के सदिश रूप का यह जो सूत्र है वह इसे बता रहा है। कूलाम के नियम के सदिश रूप में जैसे ही हम Q2 की जगह माइनस Q2 रखेंगे तो माइनस साइन हमें मिल जाएगा, और यह जो माइनस चिन्ह है इस माइनस चिन्ह को हम भेज देते हैं वेक्टर R के पास। वेक्टर R के पास भेजेंगे तो हमारे पास फाइनली जो बनेगा वो होगा वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R12 के परिमाण का क्यूब इंटू माइनस वेक्टर R12। वेक्टर में जब भी किसी भी वेक्टर के आगे माइनस चिन्ह आता है तो यह ठीक उसके विपरीत दिशा को व्यक्त करना शुरू कर देता है। कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर कैपिटल A है, उस वेक्टर कैपिटल A की दिशा अगर पूर्व की तरफ है और उसी वेक्टर के आगे यदि माइनस साइन का प्रयोग कर लिया जाए तो वह अपनी विपरीत दिशा अर्थात पश्चिम दिशा की तरफ हो जाएगी। यहाँ पर वेक्टर के आगे माइनस चिन्ह जो आया है वह आया है R12 के आगे। आपने जब पहले देखा था वहाँ पे R12 की जो दिशा थी उसी दिशा में F12 की भी दिशा थी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसका माइनस हो गया, यानी R12 अपने विपरीत दिशा में चला जाएगा। R12 अगर अपने विपरीत दिशा में जाएगा तो उसी के कारण F12 की भी दिशा अपने पूर्व दिशा की विपरीत हो जाएगी, और वही आपके स्क्रीन के सामने दिखाया गया है। तो अगर आप इस चीज़ों को समझ रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि यह कूलाम के नियम का सदिश रूप जो है किस प्रकार से आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल में दिशा परिवर्तन को दर्शाता है, अथवा हम ये कहें किस प्रकार से दिशा को बताता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।